नमस्कार विद्यार्थियों, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। हम तैयार हैं हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं साझेदारी का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। हमने पढ़ा कि साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख है, साझेदारी के प्रकार है, साझेदारी संलेख में क्या लिखा होगा, साझेदारों के पूंजी खाते कितनी तरह से तैयार करते हैं। फिर अगली क्लास में हमने पढ़ा था कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं, क्योंकि साझेदारों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा साझेदारी संलेख, उसके अनुसार फर्म के लाभ में से हमें साझेदारों को वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज देना है या लेना है, ये सब समायोजन उसमें करने थे, कितना संचय बनाना है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद हमने देखा कि साझेदारों के पूंजी खाते कितनी प्रकार से तैयार करते हैं। तो पूंजी खाते तैयार करने की हमने दो विधियां पढ़ी, एक स्थिर विधि और दूसरी परिवर्तनशील विधि। फिर हमने पढ़ा कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है। तो वो भी मुझे पता है कि आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देने की तीन परिस्थितियां हैं कि साझेदारी संलेख में उल्लेख है या नहीं, और साझेदारी संलेख में उल्लेख है तो हमारा लाभ पर्याप्त है या नहीं। पर्याप्त का मतलब क्या हुआ कि लाभ की राशि ब्याज की राशि के बराबर है या नहीं। बराबर है जब तो ब्याज दिया था, और यदि कम था तो हमने ब्याज नहीं दिया था, बल्कि उस लाभ की राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया था। और आप ये भी कह सकते हो कि ब्याज के अनुपात में बांट दिया था, तो वहाँ लाभ हानि अनुपात काम नहीं आया था। और ये भी हमने पढ़ा कि यदि साझेदारी संलेख में ब्याज देना अनिवार्य था, तो फिर हमने ये देखा कि फिर हमें ब्याज अवश्य ही देना है, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि, क्योंकि वो लाभों पर भार हो गया था। तो यदि हम पूंजी पर ब्याज दे सकते हैं तो साझेदारों के आहरण पर ब्याज फर्म ले भी सकती है। तो आहरण पर ब्याज देने के संबंध में भी अनेक प्रावधान है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये आहरण पर ब्याज नहीं है, केवल में ये ब्याज की राशि कैलकुलेट करना है। क्योंकि हम साझेदारी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ आहरण और पूंजी होगी। ये ब्याज ज्ञात करने का एक सरल सा तरीका है, और कुछ बातें इसमें टिपिकल भी है कि भाई आहरण है वो लगातार निश्चित राशि का होगा, या असमान राशि असमान अवधि का होगा, या कुल राशि दी होगी। तो तीन अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, और तीनों को हम बड़े विस्तार से और ध्यान से पढ़ेंगे कि आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अकाउंट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, ईजी भी है। सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता है कि एक आप कंसंट्रेट करो, और एक रेगुलर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नियमितता का अध्ययन से गहरा संबंध है। आप कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, ताकि आप उस पढ़ाई के टच में रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी। क्योंकि अभी तो आप विद्यालय आ नहीं रहे हो, इसलिए आपके पास बहुत सारा समय है। खेलने के अलावा, टीवी देखने के अलावा भी आप कुछ समय पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि अब आप ही कर्णधार हो जो इसे कॉमर्स को और वापस ऊपर लाने वाले हो। आप देख रहे हो दिनों दिन संख्या गिरती जा रही है। अभी भी 36,551 स्टूडेंट थे राजस्थान में पूरे। तो ये संख्या कहाँ तक नीचे जाएगी, इसको आगे बढ़ाना, तो आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपका है। कैसे आपको सर हम क्या कर सकते हैं, आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, और फिर अपने इस जीवन में कॉमर्स से अपना करियर बनाओगे, तो लोगों को लगेगा भाई कॉमर्स में भी कार्य करने के बहुत सारे अवसर हैं। तो लोगों की भ्रांति है वो दूर हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आप इस कॉमर्स की पतवार को आगे लेकर के चलोगे, और हम भी हमारे चैप्टर को आगे लेकर के चलते हैं कि आहरण पर ब्याज कैसे ज्ञात करना है। तो हम करेंगे आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की विधि से पढ़ते हैं। कितने तरीके हैं, देखो वो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम, सरल विधि। अब इसका नाम ही सरल विधि है, तो नेचुरल है कि इसमें ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं होगी। ये आहरण पर ब्याज ज्ञात करने का सरल तरीका है, तो इसका नाम ही क्या होगा, सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड से ब्याज ज्ञात करना, ये हमने हर स्थिति में पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था कि इसको कैसे सोल्व करना है। अब आपके पास क्या होगा, सब दिया रहेगा। आहरण की राशि कितनी है, क्योंकि ब्याज ज्ञात करने के लिए अमाउंट भी चाहिए। फिर ये भी होगा कि आहरण कितने समय के लिए किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और ये तो 100% होगा ही कि हमारे पास ब्याज की दर कितनी है। तो जब आपके पास राशि भी है, समय भी, और ब्याज की दर भी है, तो फिर आप आहरण पर ब्याज आराम से ज्ञात कर सकते हो। कौन सी विधि से, सरल विधि से।
तो सरल विधि से ब्याज ज्ञात करने का सूत्र भी मैं लिख देता हूँ। वैसे आपको याद है कि आप कुल राशि लिखोगे कि कितनी राशि का आपने आहरण किया है। आपने राशि लिखी, फिर आप उसको गुणा करोगे ब्याज की दर से, इंटरेस्ट रेट से। तो आपने ब्याज दर लिखी तो नेचुरल है कि आपको बटा में क्या लिखना है, 100 लिखना है। और फिर आप क्या लिखोगे, समय। समय तो ये तय होगा कि आपके क्वेश्चन में समय किस हिसाब से है। तो समय यदि आपका महीने में है तो आप बटा क्या लिखोगे, 12, और ऊपर आप कितने महीने का ब्याज देने वाले हो वो याद रखना है। ये इस समय के लिए है। और यदि दिनों में है तो ऊपर आप लिखने वाले हो दिन, कितने दिन का ब्याज दे रहे हो, तो नेचुरल है कि नीचे क्या लिखोगे, 365। ये दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड है, समय से रिलेटेड है। तो मुझे विश्वास है कि आपको पता चल गया कि राशि, ब्याज और समय। मैं इसको शॉर्ट तरीका भी एक बताता हूँ कि इसका सूत्र क्या है। एक्चुअल में इसको हम कहते हैं समुंदर बटा 100। ये समुंदर है और ये बटा 100 है। ये ब्याज याद करने का सूत्र है। सब आपको कि साहब समुद्र का मतलब क्या, महासागर सी हो गया क्या? नहीं, से समय, मुँह से मूलधन और दर। तो समय, मूलधन और दर। मूलधन का मतलब राशि से, तो समय, मूलधन और दर बटा 100। अब हमने इसको विस्तार से लिख दिया कि सूत्र हो गया राशि कितनी है, कितने का आहरण किया, ब्याज की दर कितनी है और समय कौन सा है। यदि आप 1 वर्ष से कम है तो नेचुरली महीने हो गए, तो महीने बटा 12, और दिन हो तो बटा 365 लिखोगे। ये तो हो गया सरल विधि में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सवाल में पता करना है कि कितने रुपए का आहरण कितने समय तक किया गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी है जो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि वर्ष में कुल आहरण की राशि दी गई है तो आपको पता करना है कि ब्याज की दर के साथ क्या लिखा हुआ है, वार्षिक है या नहीं है। कुल आहरण की राशि है, अलग अलग विवरण नहीं है। ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द है तो आपको 6 महीने का ब्याज लगाना है, और ब्याज की दर के साथ वार्षिक नहीं है तो आपको साल भर का ब्याज लगाना है। दूसरी विधि जो हम पता करेंगे, दूसरी विधि का नाम है गुणनफल विधि। अभी मैं केवल इस विधि का नाम ही लिखूंगा, फिर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि गुणनफल विधि क्यों लागू होती है, और गुणनफल विधि में ये गुणनफल कैसे ज्ञात करना है इसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। गुणनफल विधि का अंग्रेजी में नाम हो गया प्रोडक्ट मेथड। तो ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट मेथड। अब ये गुणनफल विधि लागू क्यों होगी, इसकी भी 2 बातें हैं कि यहाँ पर आहरण की राशि, अमाउंट, राशि भी, और आहरण की अवधि मतलब समय, दोनों ही असमान है, इनडिफरेंट है, अनइक्वल है। कभी कौन सी तारीख को, कभी कौन सी तारीख को, फिक्स नहीं है कि कब आहरण करना है, उसकी मर्जी होगी जब करेगा। और सही बात भी, मालिक है, मालिक को कौन रोक सकता है। नहीं, वो आया, उसकी ज़रूरत की राशि उसने फर्म से ली, किसी महीने के प्रारंभ में आ गया, किसी महीने के बीच में आ गया, किसी महीने के अंत में आ गया। कभी 5,000 ले गया, कभी 7,000 ले गया, कभी 10,000 ले गया। लेकिन एक अकाउंटेंट के नाते आप ये तो कहोगे कि सब इस बार है कुछ आप राशि ज़्यादा लेके चले गए हो, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है, ओछी पूंजी धनी को खावे। इसलिए यदि स्वामी अपनी पूंजी ले जाएगा तो फिर व्यवसाय कैसे करेगा। तो बीइंग एन एम्प्लॉय, आपका दायित्व है कि आप फर्म के बारे में भी सोचें और स्वामी के बारे में सोचें। आप उसको वार्न अवश्य करोगे कि इस बार आहरण कुछ ज़्यादा राशि को हो रहा है, प्लीज़ कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। और ये तो जीवन का भी नियम है। तो गुणनफल विधि कब लागू होगी, जब राशि और अवधि दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। राइट। अब इसका सूत्र क्या है, अब यहाँ पर राशि अवधि है, इसका नाम ही गुणनफल है, तो हम गुणनफल से ही करेंगे। तो इस विधि से ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है वो गुणनफल का योग है। क्या है, गुणनफल का योग। तो पहले आप गुणनफल का योग लिखोगे, टोटल प्रोडक्ट। कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, गुणनफल का योग, और उसके बाद आप लिखोगे ब्याज की दर। तो ब्याज दर तो होगी नहीं, तो आप ब्याज ज्ञात कैसे करोगे, ब्याज दर। एक बात और आपको याद रखनी है कि आपकी अवधि कौन सी थी। यदि महीने में थी तो 1 बटा क्या लिखना है, 12, और दिन में थी तो आपको क्या लिखना है, 365 लिखना है। राइट। यह हो गया गुणनफल विधि से ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। क्या सूत्र लिखा हमने, गुणनफल का योग ब्याज दर बटा 100, 1 बटा 12 या 365।
अब गुणनफल कैसे साहब, यहाँ पर यह आ गया तो देखो इस सूत्र से इसको मिलाओ आपको पता चल जाएगा कि गुणनफल ने किसकी जगह ले ली। ब्याज दर है, बिल्कुल ब्याज दर है। समय है, समय के लिए 12 और 365 है, लेकिन ऊपर समय नहीं है। ऊपर क्या आ गया, केवल एक है, तो ऊपर से एक चीज़ तो क्या गायब होगी, समय गायब हो गया। एक चीज़ क्या होगी, राशि। तो राशि और समय दोनों हट गए, दोनों की जगह किसने ले ली, गुणनफल ने। अब आप समझ गए कि गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को गुणा करने से। आपने आहरण की राशि और उसका समय, कितने रुपए कितने समय के लिए उसने आहरण किया, इन दोनों को गुणा किया और इन दोनों का नाम ही क्या हो गया, गुणनफल। तो समझ गए कि सरल तरीका हो गया, तो ये तो इजी हो गया। अब आपको राशि और समय अलग अलग नहीं लिखना है। कितने रुपए कितने समय के लिए, तो आप हर आहरण की तारीख से पुस्तकें बंद करने तक की अवधि गिनोगे और उसको गुणा दो, तो वो क्या हो जाएगा, गुणनफल। फिर सभी गुणनफल का प्रोडक्ट का टोटल करोगे तो गुणनफल का योग हो जाएगा। तो अब आपको दो चीज़ें नहीं लिखनी है, राशि और समय दोनों को किसने रिप्लेस किया, गुणनफल ने। तो यहाँ गुणनफल आ गया। और गुणनफल कैसे होता है, राशि और समय को गुणा करने से, राइट। अब तीसरी और लास्ट विधि लिखते हैं। पहली सरल थी, दूसरी गुणनफल, और तीसरी विधि है वो है औसत अवधि विधि। देखो औसत भी है और अवधि भी है। औसत अवधि विधि, यहाँ पर आपको औसत अवधि ज्ञात करनी है। औसत अवधि विधि है तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, औसत को क्या कहते हैं, एवरेज। अवधि का मतलब पीरियड, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड है ये तीसरी विधि। अब आप ये पता करोगे सब ये विधि अप्लाई कब होगी, तो इसका अपोजिट है। यहाँ राशि और अवधि क्या था, असमान, और यहाँ पर है समान। आहरण की राशि और समय, अंतराल जो है कब कब आहरण किया, दोनों बराबर डिफरेंस से होंगे, बराबर अंतराल से होंगे, दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। एक निश्चित समय से निश्चित राशि का आहरण किया जाएगा। ठीक है, तो तीन विधियां हैं, इससे हमें सारे सवाल हल करने हैं। तो हमारे पास आहरण से ब्याज ज्ञात करने की जो ताले की चाबी है ना, इन तीन चाबियों से कोई चाबी लगेगी और ये पता है कि कौन से ब्रांड का ताला है, मतलब उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसी हिसाब से आप सूत्र लगा दोगे। सरल विधि कब होगी, जब आपके पास राशि, समय, ब्याज दर सब दिया है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपके काम की चीज़ें हैं। राशि भी मिल गई, ब्याज की दर तो 100% होगी, नहीं तो ब्याज ज्ञात कैसे करेंगे। समय होगा वो महीने है तो महीने बटा 12 लिखोगे, दिन है तो दिन बटा 365, राइट। गुणनफल विधि कब लागू होगी, जब राशि और अवधि है, कब कब कितने रुपए आहरण किए, दोनों में क्या है, असमानता है, अनइक्वल है दोनों। कभी कम राशि का, कभी ज़्यादा राशि का, कभी किसी तारीख को, कभी किसी तारीख को। इसका सूत्र क्या पड़ा, गुणनफल का योग ब्याज दर बटा 100। अब आपने जो समय है कैसे ज्ञात किया, वो 1/12 या 365। ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि गुणनफल से ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ऐसा नहीं कि सब प्रैक्टिकल सवाल आएगा तो अब मैं लिख दूंगा या कर दूंगा, आपको इसका सूत्र भी याद रखना है। और गुणनफल किसकी जगह आया, अब आपने सामान्य सूत्र को इस सूत्र से मिलाया, तो ब्याज दर अपने जगह मिल गई। एक तो समय गायब है और एक राशि गायब है, दोनों कहाँ चले गए, इसका मतलब दोनों का गठबंधन हो गया है। एक नई पार्टी बना ली उन्होंने और नई पार्टी का नाम क्या है, गुणनफल। और देखो कितनी सरल बात है कि आदमी गठबंधन, इंसान किसी के साथ कोरिलेशन कैसे करता है, जब उनके गुण समान हो। तो यहाँ पर राशि और समय ने गठबंधन किया, उनके गुण समान थे, इसलिए क्या बन गया, गुणनफल, गुणनफल का योग। तीसरी और लास्ट विधि जिसका नाम क्या है, औसत अवधि विधि। इसमें राशि और समय दोनों ही क्या होंगे, समान। एक निश्चित अंतराल से निश्चित राशि का आहरण होना, राइट। अब आपको तीनों विधियों के नाम तो याद रहेंगे, चलो एक बार रिपीट करो तो शाबाश। पहली सरल, दूसरी गुणनफल, तीसरी औसत अवधि विधि। अब हम इस सरल विधि में क्या क्या हो सकता है, कितनी गुंजाइश और कितनी संभावनाएं हो सकती है, उन सब की बात करेंगे। तो हम इसके बात करते हैं। देखो ये सवाल है सरल विधि का, मेरे कहने से नहीं होगा कि सर ने कहा था इसलिए सरल है। आप पता करो कि आपको ब्याज ज्ञात करने के लिए
क्या क्या चाहिए और वो सब इस सवाल में है या नहीं है। ये मत कहना सर कैलकुलेटर भी चाहिए, वो तो दिमाग है। हम भारतीयों का तो दिमाग ही कैलकुलेटर की तरह चलता है। कहते हैं कि अमेरिका में पहले दिन बच्चा जब जाता है तो उसके हाथ में कैलकुलेटर होता है, लेकिन हम भारतीय तो अफोर्ड पहले नहीं कर सकते थे, अब तो कर सकते हैं। तो हमारा तो दिमाग ही कैलकुलेटर जितना चलना चाहिए। और फिर तो आप तो कॉमर्स वाले हो। यदि व्यापारी का और कॉमर्स के विद्यार्थी का दिमाग यदि गणित में तेज़ नहीं चलेगा तो किसका चलेगा? फिर तो किसी का नहीं चल सकता। इसलिए आपका तो दिमाग दौड़ना चाहिए, राइट। अब चलिए सवाल में पढ़ते हैं कि मोहन ने अपनी फर्म से 1 जुलाई 2017 को समय 3000 रुपये राशि का आहरण किया। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक। ब्याज की दर भी है, राशि भी और समय भी है। फिर लिखा है 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप उस व्यक्ति ने आहरण जो किया वो 3000 का किया। कब किया? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 मार्च तक का ही ब्याज लोगे आप। तो आपको पहले ये समय याद कर लो, फिर हम ब्याज ज्ञात करते हैं कि उसने कितने समय तक रुपए रखे। कब आहरण किया उसने? 1 जुलाई 2017 को। और पुस्तकें बंद करने की अवधि कितनी है? 31 मार्च 2018। अब आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करो तो, और काउंट करके मुझे बता दो कि सर 9 महीने तक उसने राशि फर्म से ली है। ये 9 महीने मैंने आपके कहने से लिख दी है। अब आपका सूत्र अप्लाई कर दो। सूत्र भी लिखूं तो सरल विधि है ये। इससे ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, राशि है। अब राशि की जगह मैंने पूरा लिख दिया कि क्या ज्ञात करना है? आहरण की राशि। अब आप जो बोलोगे वही लिखूंगा मैं वंश से कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। फिर क्या लिखूं? ब्याज की दर। ये ब्याज की दर बटा 100। अब हमें कितने महीने का ज्ञात करना है? 9 महीने का। तो यहाँ पर महीने है इस सूत्र के हिसाब से। ये समय किसके लिए है? महीने के लिए। तो बटा मैंने क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। चलो इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब ये आहरण की राशि 3000, ब्याज की दर 10% वार्षिक ब्याज की दर बटा 100। फिर कितने महीने का? 9 महीने का। तो 9 बटा 12 हो गया। हो गया। चलिए अब दुश्मनों में लड़ाई कर दो। दुश्मन तो लड़ेंगी, तलवारें चलेगी। एक सैनिक इधर से गया, एक इधर से गया, एक सैनिक इधर से गया और एक इधर से गया। अब इनमें देखते क्या है? 3 के टेबल से, 3 के पहाड़े से ये इससे चला गया। 4 से इसको डिवाइड किया, ये हो गए 75। अब आपके पास क्या बच गया? 75 को आपको 3 से गुणा करना है। तो आपने गुणा करके और मुझे चुपके से बता दिया कि सर 225 रुपये बनते हैं, राइट। ये 225 रुपये हो गया ब्याज। कौन सी विधि थी? सरल विधि। या मैंने समय के लिए क्या लिख दिया? मैंने बटा 12, क्योंकि मैंने पहले पता कर लिया कि इसने पूरे वर्ष नहीं किया। पूरे वर्ष होता जब तो इतना ही हो जाता। 1 जुलाई 2017 को आहरण किया और 31 मार्च 2018 को पुस्तकें बंद हुई। तो उसने 9 महीने तक फर्म से 3000 रुपये की राशि का उपयोग किया। एक तरीका तो ये हो गया, समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये भी देखो इसमें, और इसमें 2 अलग अलग कंडीशन मैंने लिख दी। जैसा मैंने कहा था कि पहले तो ये पता करो कि ये सरल विधि है, क्यों है, और इसमें ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द है और नहीं भी है। 2 अलग अलग कंडीशन है, तो हमारा सूत्र भी बदल जाएगा, राइट। पढ़ते हैं सवाल में। मोहन और सोहन अपनी फर्म से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में पूरे वर्ष का आहरण है। मोहन का आहरण 8000 है और सोहन का आहरण है 6000। राशि होगी। फिर इसमें लिखा है कि ब्याज की दर 10% वार्षिक और दूसरे में लिखा है 10%। तो ए में वार्षिक दिया हुआ है। अब ये पता करो कि आहरण की राशि जो है 8000 और 6000, ये कुल राशि है या अलग अलग किस्तों में है? कि सर ये तो पता नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में है। अब ये 8000 रुपये एक साथ आहरण किया है, टुकड़ों में किया है। सोहन ने 6000 रुपये एक साथ लिए हैं, टुकड़ों में लिए, पता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ब्याज की दर पर ध्यान देना है। तो ब्याज की दर तो 10% ही है, और शब्द वार्षिक है या नहीं, तो पहले में वार्षिक शब्द दिया हुआ है, तो आपको 6 महीने का ब्याज ही लगाना है। याद रखोगे? तो पहली कंडीशन में मैं लिख देता हूं कि जब आपके पास में
कुल राशि दी हुई है और ब्याज दर के साथ क्या लिखा हुआ हो, वार्षिक। ब्याज दर के साथ यदि आपके लिखा हुआ है, वार्षिक लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ कितने महीने का ब्याज लगाना है, 6 महीने का ब्याज लगाना है। लगा दोगे क्योंकि वार्षिक शब्द है, और नहीं होगा तो साल भर का, तो बी पॉइंट में। तो चलो हम याद करते हैं पहले किसका ब्याज, मोहन का ब्याज। अब मैं सूत्र नहीं लिखूं, अब तो राशि रोई होगा सब, तो मोहन का ब्याज याद करेंगे। मोहन की राशि बताओ तो कितनी है, 8,000। बिल्कुल सही बात है। ब्याज की दर कितनी है, 10% वार्षिक। ये 10% वार्षिक, लेकिन कितने समय का, 6 महीने का, तो 6/12। चलो फिर इनमें संग्राम करते हैं। और ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 टकरा गया, ये भी चला गया। इससे इसको डिवाइड किया, 6 से 12 के टेबल 12, 2 से इसको डिवाइड किया तो 400, राइट। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। साल भर का या 6 महीने का है? सर ये तो 6 महीने का है। क्यों याद किया? सर आपने कहा था इसलिए। नहीं भाई मैंने नहीं कहा, ये नियम कहता है, और हम तो नियम की बात ही करते हैं, क्योंकि एक अकाउंटेंट की ये ड्यूटी है कि वो लेखांकन के नियमों से काम करे। जैसे आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, लेखांकन में नैतिकता है, वो 12th राजस्थान बोर्ड का लास्ट चैप्टर है, 4 नंबर का उसमें क्वेश्चन आता है। तो उसमें एक लेखाकार की नैतिकता के बारे में लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट है उसको या सीए है उसको कितना नैतिकता का पालन करना है, क्योंकि उस पर स्वामी भी, मालिक भी विश्वास करता है, उस पर कर्मचारी भी विश्वास करते हैं, और उस पर सरकार भी विश्वास करती है, बैंक भी विश्वास करती है, वित्तीय संस्थाएं। सीए ने अपनी मोहर लगा दी, इसका मतलब उस बैलेंस शीट में या उन वित्तीय प्रलेख में किसी प्रकार की गलती नहीं है, इसलिए आपकी लायबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने 6 महीने का ब्याज याद किया। चलिए दूसरे का ब्याज याद करते हैं, और दूसरा है सोहन। सोहन की राशि बताइए, 6,000। सोहन ने 6,000 रुपये का ऋण किया। ब्याज की दर दोनों के साथ सेम है, 10/100, लेकिन वार्षिक शब्द होने के कारण से हमने 6 महीने का ब्याज ज्ञात किया। फिर चलिए क्रॉस करते हैं इनमें, ये हो गया। अब 6 से इसको 6 दूनी 12, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 300, तो इसके ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी, 300 रुपये हो जाएगी, राइट। हमने इसके ए पॉइंट को हल किया कि जब ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द दिया होगा तो कुल राशि पर 6 महीने का ब्याज लगाएंगे, और ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं होगा तो पूरे साल भर का लगाएंगे। तो अब हम इसका बी पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है कि ब्याज दर के साथ कौन सा शब्द नहीं है, वार्षिक शब्द नहीं है। तो ये वार्षिक नहीं होने से कितना फर्क पड़ गया, ये मत कहना सब प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है। वार्षिक शब्द नहीं है, यदि वार्षिक शब्द नहीं हो तो पूरे आपको कितने वर्ष का ब्याज लगाना है, 1 वर्ष का ब्याज लगाना है। ये बात आप याद रखोगे, बिल्कुल ठीक है, कि ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए अब पता करते हैं। पहले किसका ब्याज याद करूं, मोहन का। तो मोहन का ब्याज याद करेंगे। मोहन की राशि 8,000 रुपये, ठीक है। ब्याज की दर कितनी, 10%, 10/100, साल भर का है, इसका डबल हो जाएगा। ये तो आप भी कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे कर लेते हैं तुरंत। ये कितना ब्याज हो गया, 800 रुपये। चलिए अब याद करते हैं सोहन का ब्याज। सोहन की राशि कितनी होगी, 6,000, और ब्याज की दर तो वही है 10%, 10/100। ये इससे क्रॉस कर दिया, इसको इससे क्रॉस कर दिया, तो अब आपके पास कितना ब्याज बच गया, 6,000 रुपये आ गया इसका। ये सरल विधि से ब्याज ज्ञात करने की सारी बातें पूरी होगी। इसके अलावा आप कुछ नहीं है। दीवार है, मेरे चारों तरफ दीवार है, वैसे आपके तरफ भी परीक्षा में देखोगे तो दीवार, इसका मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता। सरल विधि का यही तरीका है कि यदि आरण की राशि के साथ समय हो, जब तो हमने पहले क्वेश्चन में ज्ञात किया कि आरण की राशि के साथ में समय भी था, तो हमने देखा कि इसमें
1 जुलाई को आरंभ किया, 31 मार्च 2018 को पुस्तकें बंद हुई, तो हमने पता कर लिया कि एक व्यक्ति 1 जुलाई 2017 को आरंभ करता है और 31 मार्च 2018 को हमारे पास आएगा कि साहब आपकी ये राशि भी लो और आपका ब्याज कितना बनता है वो भी लो। तो हम उसको बता देंगे कि आपने 9 महीने तक हमारे 3000 रुपये का उपयोग किया तो आपका ब्याज कितना बनता है, 225 रुपये। सरल है, जो ब्याज की गणना करने के लिए चाहिए वो सब हमें मिल गया। फिर हमने इसका दूसरा तरीका देखा। यहाँ पर वर्ष में कुल आहरण दिया हुआ है, ये नहीं लिखा है कि कब कितने रुपए का आहरण किया, लेकिन ब्याज की दर के साथ एक जगह वार्षिक है, एक जगह वार्षिक नहीं है। यदि वर्ष के आहरण की कुल राशि हो और ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द हो तो आपने कितने महीने का ब्याज लगाया, 6 महीने का, राइट। और ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं होने पर कितने का लगाना है, 1 वर्ष का ब्याज। तो देखो आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की सरल विधि पूरी हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि सब दूसरी विधि कौन सी है, तो आप तुरंत दिमाग पे जोर डाल करके, ज़्यादा जोर भी नहीं डालना है, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है, इसलिए कम ही दबाव डालना है। नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, साझेदारी के सामान्य परिचय। जब तक आप विश्राम करें, टेक रेस्ट, बी केयरफुल, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, जब भी तो पढ़ेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।